चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 5 में आपने बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होती क्या है और उसके रूल्स क्या है। We have studied about inheritance, that inheritance is what? Transfer of characters from the parent body to the offspring। ठीक है, तो जब कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपने पढ़ा कि वेरिएशंस क्या होती हैं। वेरिएशन क्या होती है? जब भी आपकी बॉडी में एक जनरेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, they are called as variation। आपने मेंडल के लॉ पढ़े, आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ा और आपने लॉ ऑफ कोडोमिनेंस पढ़ा था। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। We have discussed about the mutations, chromosomal abnormalities, Mendelian disorders, genetic disorders, and what else? Pedigree analysis। और क्या पढ़ा था? Sex determination। So basic inheritance क्या होती है, पुनेट स्क्वायर कैसे बनते हैं, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमेशा क्या पढ़ते हैं? चैप्टर के नाम का मतलब। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो इनहेरिटेंस हो रही है, जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट की बॉडी से बच्चे की बॉडी में जा रहे हैं, उसके पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स का, कौन सी केमिस्ट्री का काम है। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज हाफ केमिस्ट्री एंड हाफ बायोलॉजी, एंड आल्सो दिस चैप्टर हैव सम न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर से आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आने लगते हैं, ठीक है, बट वो आधे एक ही तरीके के हैं। एक लॉ होता है दैट इज कॉल्ड चार्गफ लॉ, उसके बेसिस पर आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। पहले बेसिक पढ़ेंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। चैप्टर नंबर 6 इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द नेम ऑफ द चैप्टर, यस, रेज योर हैंड। नाम आपको क्या बता रहे हैं? जोर से बोलो। किस मॉलिक्यूल से क्या? किन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हमारी इनहेरिटेंस, किन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हमारी इनहेरिटेंस होगी। ओके, व्हाट एल्स? एनीबॉडी एल्स? कुछ भी बोलो, गलत बोलो, बट जो माइंड में आ रहा है वो बोलो। क्या ये नाम पढ़ के क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्रॉम द पेरेंट्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और अच्छा, क्या होंगे वो मॉलिक्यूल? ऐसी कौन सी चीजें, क्या बनाएंगे बैकग्राउंड में? ये क्या है? क्या है ये सब? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन आवर ह्यूमन बॉडी, राइट? आप लोगों ने एड्स पढ़ा है? इट इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस? HIV। Any one student the full form of HIV? Human immunodeficiency syndrome। अच्छा, HIV, human immunodeficiency virus। The HIV virus, it comes under the class of retrovirus। Why we are saying the HIV is a retrovirus? Because the genetic material of HIV is RNA, not the DNA। ज्यादातर DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कई केसेस के अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल ना होकर कौन होता है? RNA। स्पेशली वायरसेस में होता है, इसलिए ऐसे वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है उन्हें रेट्रोवायरस भी कहते हैं। DNA का नाम आ गया, RNA का नाम आ गया, कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया जी, ये नाम आ गया। इसमें सर मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी नाम आ गया। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पेरेंट बॉडी टू बेबी की बॉडी में जाते हैं, वो भी नाम आ गया। तो यही सब चीजों के बेसिस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड। नाम समझ में आया कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, हाउ डीएनए इज इवॉल्व्ड, कैसे पता लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। साइंटिस्ट ने कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगाया कि ज्यादातर डीएनए है या डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए आगे जाकर प्रोटीन कैसे बनाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये क्या होता है, हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले we have a basic introduction that deoxyribonucleic acid।
डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब कई बार पेपर में स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि डीएनए का नेचर बताइए, इज इट एसिडिक और इज इट बेसिक। बच्चे लगे रहते हैं सोच रहे हैं यार बेसिक होगा, एसिड नहीं होगा, बेसिक होगा, बट व्हाई इट इज बेसिक? भाई नाम में क्या आ रहा है? इसको दिमाग लगाओ, नाम क्या रहा है कि इट इज एसिड एंड यू आर टेकिंग व्हाट बेसिक। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। तो कई बारी चीजों को विजुअलाइज कीजिए ढंग से और कंसेप्ट को समझो कि नाम में ही एसिड आ रहा है तो इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां तक सब बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA। So DNA and RNA, they are the two type of nucleic acid found in the living system. Living organisms के अंदर ज्यादातर DNA और RNA ये दो ऐसे जेनेटिक मटेरियल देखे गए हैं जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इनहेरिटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। So the DNA it act as a genetic material in most of the organisms. ज्यादातर डीएनए पाया जाता है। अगर आप छोटे बच्चों से पूछो 5th क्लास 8th क्लास, उनको डीएनए पता होगा बट दे डू नॉट नो अबाउट द आरएनए, राइट? बिकॉज़ आरएनए तो फेमस नहीं है। आरएनए भी न्यू डेवलपिंग एक्टर है, डीएनए डेवलप्ड एक्टर है। ठीक है, पढ़ते हैं ना क्या होता है नेपोटिज्म, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वही चीज है कि डीएनए तुम्हारा पुराना स्टार है, तो डीएनए को सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, बट आरएनए कैन आल्सो बी द जेनेटिक मटेरियल। सो आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन सम वायरसेस। ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, इट मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। अब भाई यहाँ पर तो एक लाइन लिखी है बिकॉज़ ये इंट्रोडक्शन, बट जब हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के बारे में तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। फुल फॉर्म क्या है अगली क्लास जब आरएनए पढ़ेंगे तब। अभी याद क्या रखना है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, सो आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, अगर मेरा डीएनए है तो मेरी बॉडी में आरएनए होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इफ माय जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए देन आई एम लैकिंग आरएनए। मेरी बॉडी में भी आरएनए होगा बट मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन only the DNA will get transferred from the parent body to the offspring. Clear? Now RNA के भाई एडिशनल रोल्स भी है। इट फंक्शन एज अडैप्टर, ये एक अडैप्टर की तरह भी काम करते हैं। सर अडैप्टर का मतलब क्या होता है? चार्जर देगा क्या होता है, क्या बोलते हैं अडैप्टर का है? उस अडैप्टर में हम फिक्स कर देते हैं वायर को या जो भी आपकी यूएसबी लीड होगी, राइट? सो अडैप्टर कोई ऐसी चीज जिसमें कोई चीज आकर अटक जाए, फंस जाए, जो अडैप्ट हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो आरएनए के अंदर भी कुछ चीज अटैच होती है। क्या होती है? अगेन इन फ्यूचर वाली जो क्लासेस आएंगी उसमें देखेंगे। स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कैटालिटिक मतलब क्या है? मैंने क्या बताया था आपको लास्ट ईयर, अगर याद हो, जब कोई चीज बनती है तो बोलते हैं जो फास्ट कर रहा है। जब कोई चीज बनती है तो क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म, क्योंकि एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्शन एसी। ठीक है, कैटालिटिक मतलब तोड़ने वाला। क्या करती है? चीजें बिगाड़ देती है। कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, ये कुछ चीजों को तोड़ता है इसीलिए। ठीक है, अब एक बड़ी सुंदर चित्रकारी आपको दिखाई जाएगी जिसको देखिए आप हंसे ना। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस गर्ल इज शोइंग व्हाट? That this is the RNA, this is the DNA. How can you distinguish between the DNA and RNA? On what basis? किस बेसिस पे बताओगे? एक बच्चा जोर से बताओ। RNA is single, DNA is जुड़ा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रैंड, ये जो एक धागा है, एक आरएनए का आपको फाइबर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वन स्ट्रैंड, STRAND, वन स्ट्रैंड। तो आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है और डीएनए में डबल स्ट्रैंड है। डबल है ना, दो है, एक ये वाला है और एक ये है, और दोनों इस तरीके से अरेंज्ड है। इसको बोलते हैं
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये स्पाइरल फॉर्म में घुमा हुआ है। आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है ना, देखो ये स्पाइरल फॉर्म में घुमा है, आप देखो दिख रहा है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड है, एक आपका ये वाला स्ट्रैंड है और दूसरा आपका यहाँ वाला स्ट्रैंड है। सो ये डायग्राम आपके माइंड में पेस्ट हो जाना चाहिए। इसकी शक्ल है, इसके बाद, ठीक है? चलो जी, now let's talk about DNA. Full form of DNA is what? One time again. So DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide. सर अब समझ नहीं आया ये क्या होते हैं? सर पॉलीमर क्या होते हैं? What is polymer? Anybody? What is polymer? नहीं पता? अच्छा सुनो, if this girl is standing here alone, अकेली खड़ी है, this is called monomer. क्या बोलेंगे इसको? जब कोई अकेले खड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको? मोनोमर। अब जब इसके साथ इसी के जैसी एक और यूनिट आकर हम पकड़ जुड़ गई, जब इसके साथ एक और यूनिट आकर जुड़ गई, now it become a polymer. एक और आ जाएगी, अगेन पॉलीमर 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 बढ़ता रहेगा। तो जब बहुत सारी सेम चीजें जुड़ जाती हैं, then it becomes a polymer. माला देखिए, माला एक मोती है तो मोती, और जब वो सारे मोती आपस में परो दिए जाते हैं थ्रेड के अंदर, then it becomes what? माला। तो उसी तरीके से मोती इज अ मोनोमर, when it is combined together then it becomes a polymer. तो डीएनए को बोला गया भाई ये लॉन्ग है, मतलब इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। ठीक है, सेकंड चीज ये पॉलीमर है, मतलब ये छोटे 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 टुकड़ों से यूनिट से मिलकर बना हुआ, और वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, उनका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। कई बुक्स में यार ये भी लिखा होगा ना, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई एक चेन। ठीक है सर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ही क्यों बोला है? ये कांसेप्ट हमने समझना है और ये आपको आगे आगे समझ आता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियोसाइड भी होते हैं, SIDE, और न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, then it will become न्यूक्लियोटाइड। सर बट न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? वो भी नहीं आता। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि ये सब चीजें होती क्या। ये बेसिक सी एक जो कंसेप्ट यहाँ लिखा है, पहले ये समझेंगे, देन थोड़े टफ वाले पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ने से पहले ये समझ लेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस। सर ये पेंटोस क्या है? समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज के आगे OSE लगता है, then it is what? It is a glucose form. It is a form of carbohydrate like glucose, sucrose, maltose, lactose, galactose. There's so many carbohydrate compounds, right? Here we have what? Pentose. Pentose का मतलब कुछ भी नहीं है। Pentose का मतलब सिर्फ इतना है, we are using the word pent. Pent का मतलब सिर्फ इतना है कि 5 कार्बन एटम है। ठीक है, तो पेंटोस मतलब 5 कार्बन एटम से बनी हुई एक शुगर है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि जुड़ी हुई है किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी हुई है 5 कार्बन वाली शुगर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोसाइड। 1 नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। और अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस प्लस उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाए, P फॉर फॉस्फेट लगा दिया जाए, देन इट बिकम अ न्यूक्लियोटाइड। तो कोई फर्क नहीं है, साइड है तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होगा और पेंटोस 5 कार्बन वाली शुगर होगी। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है सो देयर विल बी अ नाइट्रोजनस बेस, देयर विल बी अ 5 कार्बन वाली शुगर, और उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर ऐड ऑन हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द बेसिक। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें अंदर की चीजें समझ नहीं आई, ये इतना बेसिक है कि अगर ये भी समझ नहीं आया तो आगे वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हो? Now you will say nucleoside is what? Nitrogenous base and pentose. Nucleoside is
nitrogenous base and nucleotide is nitrogenous base and NPP, nitrogenous base pentose phosphate group. Is it clear to everybody? Yes. तुम बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? nitrogenous base और pentose sugar. What is pentose sugar? Sir, like pentose sugar, sir, 5 carbon. 5 कार्बन से बनी हुई एक शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स. यस. तुम बताओ कि न्यूक्लियोटाइड में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो न्यूक्लियोसाइड से अलग है? फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया. तो क्या क्या कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड के? नाइट्रोजनस बेस पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप. न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप. ये जो यहाँ लिखा है, अगर आपको ये आ गया तब आप अगले स्लाइड पर प्रोसीड कर सकते हैं. ये नहीं आया तो दोबारा बताओ. आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. गुड. सर आपने लिख तो दिया पेंटोस शुगर हमें क्या पता कौन सी शुगर है? या आपने लिख दिया नाइट्रोजनस बेस. व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस? ये तो वही है ना, एक चीज में घुसे एक से और नेक्स्ट आती जा रही है. तो ऐसे ही हम चीजों को पढ़ते हैं. ठीक है. फॉस्फेट ग्रुप तो सबको पता है भाई, फॉस्फेट का एक एटम आकर जुड़ती है. क्लियर. पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर. 5 कार्बन वाली शुगर. ठीक है. सो दिस इज a nucleotide and this is a nucleoside. एक जगह लिखा है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा आपका है न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. फर्क क्या है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर यू हैव अ फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड के अंदर यू लैक अ फॉस्फेट. फॉस्फेट की कमी है, फॉस्फेट इज एब्सेंट. समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अब न्यूक्लियोटाइड के भाई हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं. पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है. एनपीपी नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर है, क्या है फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है. तो फॉस्फेट ग्रुप भी है. पेंटोस शुगर. सर पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन से बनकर जो शुगर बनी दैट इज कॉल्ड पेंटोस शुगर. अब ये पेंटोस शुगर 2 टाइप की है, या तो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस. या तो राइबोस होगी या डीऑक्सीराइबोस. राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों ही शुगर के एंड में क्या आता है? OSE. सो एनीथिंग व्हिच कंटेन्स OSE अपने नाम के आगे उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज इज आल्सो काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट? सो राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस ये दो ऐसे तरीके के कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें 5 कार्बन है. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब एक बात बताओ, आरएनए को बोल रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें दोनों में से कौन सी होगी? राइबोस. डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें कौन सी शुगर होगी? हमने पढ़ा कि डीएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाएंगे? एक डीएनए बनाएंगे. तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में देयर विल बी अ फॉस्फेट ग्रुप. हमें सर पता है फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? देयर इज अ पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन से बनकर एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म. ये राइबोस भी हो सकती है, ये डीऑक्सीराइबोस. अगर डीएनए है तो उसमें कौन सी शुगर होगी? कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोस. अगर आरएनए है तो राइबोस. 5 कार्बन वाली शुगर को क्या बोलते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? राइबोस एंड डीऑक्सी. इन आरएनए वी हैव राइबोस, डीएनए वी हैव डीऑक्सीराइबोस. एनी प्रॉब्लम? चलें आगे. चलो सर, अभी एक चीज आपने सब कुछ बता दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. हमने पढ़ लिया कि पेंटोस शुगर क्या है, हमने पढ़ लिया कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है, बट वी डोंट नो व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजन कंटेन करने वाले कुछ कंपाउंड. कोई ऐसा एक एटम मॉलिक्यूल का कोई ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन है. ठीक है. नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं. एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडिन. जैसे आपकी बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी एंड द बॉटनी इज देयर 2 कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजी. सो हियर आल्सो द नाइट्रोजनस बेसेस देयर आर 2 टाइप्स, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन. अगर तुमने जूलॉजी पढ़नी है तो तुम्हें बॉटनी भी आनी चाहिए, बिकॉज़ सेल तो दोनों में सेम है. बॉटनी पढ़ोगे तभी ढंग से जूलॉजी भी समझ आती है. सो बोथ द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. उसी तरीके से प्यूरीन जो है वो दूसरे पिरिमिडिन के साथ फ्रेंडशिप करते हैं. वन प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से फ्रेंड
फ्रेंडशिप करके रखना, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा। सो ऑलवेज one purine gets combined with the pyrimidine, दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं और दोनों एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जब ये पेयर में आ गए, देखो दिस इज प्यूरिन, दिस इज pyrimidine, but when they come in a pair through a chemical bonding, then it become a base pair। इसको क्या बोलेंगे? बेस का पेयर। भाई नाइट्रोजनस बेस है ना, एक बेस ने पेयर बना लिया, then it is called as what? बेस पेयर। तो बेस पेयर क्या होते हैं? जब एक प्यूरिन हो और एक pyrimidine हो, दोनों आपस में लिंक हो जाए, क्योंकि केमिकल लिंकेज या बॉन्ड के द्वारा। समझ आई है नहीं? क्लियर है? अब ये प्यूरिन अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, pyrimidine भी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, वो हम जब थ्योरी करेंगे तब करेंगे। अभी जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस, व्हाट इज पेंटोज शुगर, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर टिका है, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप, दिख रहा है? फॉस्फेट से मिल गया फॉस्फेट, एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, फॉस्फेट हमें मिल गया। देन वी हैव अ 5 कार्बन वाली शुगर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली से शुगर भी मिल गई, तो हमारा पेंटोज शुगर भी मिल गई, फॉस्फेट ग्रुप भी मिल गया। क्या रह गया? क्या लिखा है बॉक्स में? हमें नाइट्रोजनस बेस भी मिल गया। इस केमिकल स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता लग रहा है कि यार फॉस्फेट, we have पेंटोज शुगर and also we have the nitrogenous base, so we have all the three components done। हमें तीनों मिल गए। अगर तीनों मिल गए तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड। एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग? न्यूक्लियोटाइड में कोई दिक्कत है? अब मैंने बोला फॉस्फेट को गेट आउट ऑफ माय क्लास, फॉस्फेट मेरी क्लास से निकल गया, क्या रह गया? पेंटोज शुगर रह गई, ये रह गई, नाइट्रोजनस बेस रह गया, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। देयर इज व्हाट? नो, क्या नहीं है? नो फॉस्फेट, it become what? न्यूक्लियोटाइड। Is it clear to you? तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब है आपके पास पेंटोज शुगर होगी, आपके पास नाइट्रोजनस बेस होगा और आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। आप सबको पता है क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का है, एक है प्यूरिन और एक है pyrimidine। दोनों जब एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं then they become a base pair, क्योंकि बेस ने एक पेयर बना लिया है, ठीक है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन से बनने वाली शुगर, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर। देयर आर 2 टाइप, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। देखो और भी हो सकती है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील विद राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। डीएनए का नाम ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोस नाम की शुगर है। आरएनए का नाम ही राइबोन्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि उसमें राइबोस टाइप की शुगर। Nucleoside में we have 2 components, we have a pentose sugar, again it may be ribose, it may be deoxyribose, it depends, RNA है तो ribose, DNA है तो deoxyribose, and also we have a nitrogenous base, that is the purine and the pyrimidine, but we do not have phosphate group, so no, blank में क्या बोलोगे? Phosphate, so no phosphate group will be there। Any problem? यहाँ तक कुछ पूछना है? चले ये फॉस्फेट को समझो, थर्ड पॉइंट। ये फॉस्फेट का मतलब क्या है? फॉस्फेट का ग्रुप है इसके अंदर, बस, ठीक है। एक फॉस्फेट पाया जाएगा, अगर फॉस्फेट है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया, अगर फॉस्फेट नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में दो चीजें तो सेम है, पेंटोज शुगर दोनों में है, नाइट्रोजनस बेस दोनों में है, क्या नहीं है? फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोटाइड। Yes. बेटे प्यूरिन एक तरीके का नाइट्रोजनस बेस है, pyrimidine भी एक तरीके का नाइट्रोजनस बेस है। जब एक प्यूरिन दूसरे pyrimidine के साथ जुड़ता है then they form a base pair। आया नहीं आया? आगे अभी आप थ्योरी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? दोबारा ये डायग्राम देख लो। What is nucleoside? Nitrogenous base plus nucleotide। बेटा what is pentose? 5 कार्बन कंटेनिंग एनी कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स, शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कितने टाइप राइबोस होते हैं? राइबोस किस कौन से फॉर्म में है? कौन से जेनेटिक मटेरियल में? आरएनए या डीएनए? राइबोस, आरएनए, बाय बिकॉज़ द नेम सजेस्टिंग व्हाट राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डीएनए होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये एक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे,
लाइक दिस न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से तीसरे न्यूक्लियोटाइड से चौथे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता जाएगा देन इट बिकम्स व्हाट इट बिकम अ डीएनए ठीक है बिकॉज़ डीएनए इज नॉट सिंगल न्यूक्लियोटाइड इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी एनी प्रॉब्लम चलें आगे अब पढ़ते हैं इसके बारे में The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide present. एक DNA के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी ठीक है पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के पेयर मतलब एक न्यूक्लियोटाइड इसमें प्यूरिन है एक न्यूक्लियोटाइड इसमें पिरिमिडीन है दोनों आपस में जुड़ गए दे फॉर्म व्हाट बेस पेयर बन गया ना प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में तो बेस पेयर पे डिपेंड करता है कितने बेस पेयर है एक डीएनए के अंदर this also is a characteristic of an organism मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर पाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि मेरा डीएनए अलग होगा अलीना का अलग होगा अरमान का अलग है रजत का अलग है ऐसा नहीं है we all have the same DNA I'm not saying that we all have same characters जो जीन्स उस डीएनए में मौजूद है वो अलग-अलग है हमारे पेरेंट्स के हैं लेकिन हमारे बेस पेयर के जो नंबर है वो सेम है ऊपर नीचे हो जाएंगे मेरे में 5th पोजीशन पे यहाँ बेस पेयर है उसके में 2nd पोजीशन पे है 3rd पोजीशन पे है ये हो सकता है लेकिन नंबर जो है वो सेम है सो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो चीजें हैं आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज थीटा बैक्टीरियोफेज जो है थीटा वाला उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्बडा वाली जो फॉर्म है उसके अंदर 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं ई कोलाई एस्टेरिया कोलाई इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर पाए जाते हैं सोचो कितने सारे बेस पेयर है इट इज अ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया और इतने सारे बेस पेयर सर तो फिर तो बहुत लंबी लाइन होनी चाहिए इस बैक्टीरिया की the bacteria it is even not visible from your eyes but still it is containing a large number of base pair right तो इसका मतलब क्या है कि आपका डीएनए सीधा नहीं रह सकता वो कॉइल होकर रहेगा अगर इस ये वायर दिख रही है आपको टेलीफोन वायर ये कॉइल है अगर आप इसको खोलोगे तो मे बी यहाँ से वहां तक चली जाए तो उसी तरीके से जो डीएनए है वो भी कॉइल होता है क्योंकि उसकी लेंथ बहुत लंबी है उसके सेल के अंदर रहना है उसके न्यूक्लियस के अंदर रहना है ठीक है तो इसलिए वो बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 to 10 की पावर 9 बेस पेयर अगेन बढ़ गया तो जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है उनका जो डीएनए है उसके अंदर जो बेस पेयर कितने हैं 3.3 to 10 की पावर 9 बेस पेयर नाउ एंट्रेंस एग्जाम वाले जो हैं दे प्ले अ ट्विस्ट वो आपके साथ एक ट्विस्ट एक गेम खेलेंगे क्या खेलेंगे वो क्वेश्चन देंगे the number of base pairs present in human is this ठीक है एक एग्जांपल ये डालेंगे एक एग्जांपल 6.6 डालेंगे